नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हम आज चर्चा करेंगे मैथ की पेडालॉजी के ऊपर। मैंने आपको रीट के जो 2025 का जितना भी सिलेबस है मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा लिया। पहले हम पुराना जो कोर्स हमने कंप्लीट करवाया उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और फिर पेडालॉजी के बारे में देखेंगे। देखो, मैंने आपको घातांक के बारे में पूरा पढ़ा दिया है, घातांक के बारे में पढ़ा दिया, बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा दिया है और बीजीय व्यंजकों का योग, व्यकलन, गुणा, भाग ये सभी मैंने पढ़ा दिया है। गुणनखंड भी पढ़ा दिया है। समीकरण अभी तक हमारे 104 तक वीडियो हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख ले। सभी टॉपिक को मैंने बहुत आसान वे में समझाया। इससे और भी आसान वे में तो और कहीं नहीं हो सकता है। काफ़ी मतलब लॉजिक से मैंने आप प्रत्येक सवाल को करना आपको सिखा दिया है। वर्ग और वर्गमूल भी हो गया है, घन घनमूल भी हो गया है, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात और भिन्न, बहुभुज, प्रायिकता, प्रतिशत ये सभी टॉपिक हमारे हो चुके हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि और उसकी कमी ये भी टॉपिक हमने करवा दिया है। कोई भी हमने कहने का मतलब ये है कि मैंने कोई भी टॉपिक बाकी नहीं छोड़ा है। बाकी सभी टॉपिक मैंने आपको करवा लिए। ये जन्म दर, मृत्यु दर ये भी हो गया है, रेखा एवं कोण ये भी हो गया है, समतल आकृतियाँ, त्रिभुज, आयत, वर्ग ये सब कुछ मैंने करवा दिया। ये सर्वांग समता वाला भी हो गया, चतुर्भुज, वृत्त और समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ये इतने सारे टॉपिक हमने करवा दिए हैं पहले वाली क्लासों में। अब हम क्या मैथ की पेडालॉजी आज से शुरू कर रहे हैं। मैथ की पेडालॉजी के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 क्लासें होगी। तो आप 104 वीडियो हमारे जो ये सिलेबस है उसका 104 वीडियो बन गए हैं और जो पेडालॉजी में आज से शुरू कर रहा हूँ उसके लगभग 20 से 25 वीडियो बनेंगे। 20 से 25 वीडियो बनेगा तो समथिंग ये वीडियो लगभग 130 या 135 तक ये वीडियो जाएंगे। तो आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देखते रहिए। अब हम शुरू करते हैं, आज मैथ की पेडालॉजी शुरू करते हैं। तो देखिए, मैथ की पेडालॉजी देखो, इसमें क्या है कि जैसे आपको सभी इसमें जो थ्योरी का पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा है। थ्योरी आपको याद होनी चाहिए और रीड में अक्सर जो फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इतने सारे फैक्ट कैसे याद करने हैं? तो फैक्ट याद करने के लिए आपको कुछ टेक वर्ड वगैरह भी आपको याद करने पड़ेगी ताकि आप सभी पूरी थ्योरी तो आप याद कर सकते हो नहीं। और या तो मतलब कुछ ना कुछ थ्योरी मतलब हर कोई तो 100% याद नहीं कर पाता है। तो आपको फैक्ट से समझना होगा कि क्या फैक्ट है। और फैक्ट से अक्सर रीड में तो फैक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम कुछ टेक वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं और इसके बाद हम इन सवालों को करेंगे। तो टेक वर्ड क्या होता है? जो पॉजिटिव नेगेटिव टेक वर्ड होते हैं जो मैथ से रिलेटेड वो देख लेते हैं। मैथमेटिक्स टेक वर्ड, जैसे पॉजिटिव टेक वर्ड क्या होते हैं? ये टेक वर्ड आपको याद है तो सवाल आसानी से एक या दो सेकंड में ये सवाल हो जाएंगे। यदि टेक वर्ड याद नहीं है तो आप जैसे फैक्ट पूरा का पूरा याद करो या कोई परिभाषा पूरी याद करो, तो पूरा याद होना तो संभव है नहीं। तो आपको फैक्ट याद होने चाहिए। जैसे पॉजिटिव टेक वर्ड देखिए, जो आगमन विधि का प्रयोग गणित में किन विधि द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है? तो आगमन विधि के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये आगमन विधि का प्रयोग ओनली फॉर इतना टेक वर्ड है, आपको याद रखना है। मैं आपको पॉजिटिव टेक वर्ड भी बता रहा हूँ और नेगेटिव टेक वर्ड भी बता रहा हूँ। तो पॉजिटिव वे में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप पॉजिटिव टेक वर्ड राइट करोगे आंसर, और यदि नेगेटिव वे में पूछा जाता है तो नेगेटिव टेक वर्ड को आपको राइट करना है। अब पॉजिटिव टेक वर्ड कौन कौन से? तो देखिए, जैसे आगमन विधि का प्रयोग यह पॉजिटिव टेक वर्ड है। तो गणित में बच्चों को किस विधि से सिखाया जाता है? तो आगमन विधि का प्रयोग करके सिखाया जाता है। तो आगमन विधि आपको कहीं भी दिख जाए तो आगमन विधि ये आंसर राइट कर लेना, तो ये आपका राइट आंसर होगा। दूसरा टेक वर्ड है समावेशी कक्षाओं में वैकल्पिक साधनों का प्रयोग। समावेशी कक्षाओं में वैकल्पिक साधनों का प्रयोग ये क्या है? ये भी एक पॉजिटिव टेक वर्ड है। विवेचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन, ये आपको कहीं भी दिख जाए, विवेचनात्मक चिंतन दिख जाए या सृजनात्मक चिंतन दिख जाए तो ये आप राइट कर देना, क्योंकि ये विवेचनात्मक चिंतन ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है और सृजनात्मक चिंतन ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। यदि आप पीटीटी की तैयारी करते हो या फिर आप सीटेट की तैयारी करते हो या फिर रीट की तैयारी करते हो या सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड किसी में भी आप तैयारी करते हो, लेकिन आप जो शिक्षा शास्त्र है वो तो प्रत्येक विषय का पूछा जाता है, तो आपको यह टेक वर्ड याद होने चाहिए।
यदि भी कोई स्टूडेंट पीटीटी का है तो भी ये वीडियो देख सकता है, सीटेट का स्टूडेंट है तो भी ये वीडियो देख सकता है, और रीट का हो या रीट या सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाला हो तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा शास्त्र तो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, जो टीचर से संबंधित एग्जाम होते हैं उन सभी में पूछे जाते हैं। तो विवेचनात्मक चिंतन और सृजनात्मक चिंतन ये भी पॉजिटिव वर्ड है। प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए वो किससे संबंधित होना चाहिए, तो प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। ये क्या है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। और गणित कैसा विषय है, तो गणित अमूर्त विषय है। गणित कैसा विषय है, तो गणित अमूर्त विषय है। ये भी क्या हो गया, एक पॉजिटिव टेक वर्ड हो गया। अब तर्कात्मक कौशलों का विकास बच्चों में किस प्रकार से, देखो गणित पढ़ाने का औचित्य क्या होता है। गणित पढ़ाने का औचित्य होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, बच्चा फ्यूचर में किस तरह से अपने भविष्य में किस तरह से वो जीवन जी पाए, तो उस तरह का विकास करना, और उनमें तर्क करने का कौशल का विकास करना। विकास से संबंधित प्रश्न आ जाए तो वो एक पॉजिटिव वर्ड होगा। तो तर्कात्मक कौशलों का विकास, तर्क करने की कौशल का विकास करना, ये भी क्या एक पॉजिटिव टेक वर्ड है। गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणित की अवधारणाओं को समझना, ये देखो रटना या कंठस्थ करना वो आ जाए तो वो नेगेटिव वर्ड माने जाएंगे, जबकि यहाँ रटने और कंठस्थ करने के बजाय समझना आ जाए तो समझना क्या है, एक पॉजिटिव टेक वर्ड है। तो गणितीय अवधारणाओं को समझना कौन सा वर्ड है, तो पॉजिटिव वर्ड है। समझना आ गया तो पॉजिटिव, रटना आ गया तो नेगेटिव, केवल आ गया तो नेगेटिव। तो केवल आ गया तो सीधे आप नेगेटिव है वो वर्ड। कंठस्थ करना तो वो भी नेगेटिव है, रटना आ गया तो वो भी नेगेटिव है, लेकिन समझना आ गया वहाँ पे, तो समझना क्या है, गणितीय अवधारणाओं को समझना। तो अवधारणाओं को समझना, समझने का मतलब ये पॉजिटिव वर्ड है। यदि समझने की जगह आ जाता रटना तो ये नेगेटिव वर्ड होता। अब देखो समस्या समाधान कौशलों का विकास करना, समस्या किसी भी समस्या के समाधान का किसी भी समस्या के समाधान का समाधान खोजना, किसी भी समस्या का समाधान खोजना, इस कौशल का विकास करना भी एक पॉजिटिव वर्ड है। गणित में समस्या के समाधान का कौशल का विकास करना, ये अगर कोई चीज़ बनती है तो वो कैसे बनती है, किस प्रकार से बनती है, तो इस तरह के कौशल का विकास करना, उस समस्या के समाधान का विकास करना, वो पॉजिटिव टेक वर्ड है। गणितीय पद्धति कौन से कैसी है, संज्ञानात्मक है, व्यवहारिक है या फिर किसी और प्रकार की है, तो आप ये मानोगे कि गणितीय पद्धति कैसी है, व्यवहारिक पद्धति है। गणित की पद्धति कैसी है, तो व्यवहारिक। तो व्यवहारिक क्या एक पॉजिटिव वर्ड है। नए नए अनुभव द्वारा सीखना, नए नए अनुभव के द्वारा सीखना, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। अब आगे देखिए, सुव्यवस्थित तथा स्पष्ट करना, किसी भी विषय को सुव्यवस्थित ढंग से तथा स्पष्ट करना, ये क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। सुव्यवस्थित तथा स्पष्ट करना पॉजिटिव वर्ड है। अवधारणात्मक ज्ञान या समझ, अवधारणात्मक ज्ञान या समझ का विकास करना, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ना, यदि किसी भी विषय वस्तु को हम वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ते हैं तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। तो ये विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ना, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। और गणित कैसा विषय है, ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया, तो गणित कैसा है, तो गणित रसहीन विषय है। गणित कैसा है, तो रसहीन विषय है। गणित में किस का विकास होता है, न किस चिंतन का विकास होता है, सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है। तो यह सृजनात्मक चिंतन क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। और गणित में प्रयोग द्वारा सिखाया जाता है, यह प्रयोग भी एक क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। प्रोत्साहन, गणित में किसी भी सवाल को सीखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना या सीखने के लिए उनको प्रोत्साहन देना, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। विस्तार, देखो प्रत्येक सब्जेक्ट के जो टेक वर्ड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हम केवल और केवल मैथ की पेडालॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम ओनली फॉर मैथ की पेडालॉजी देख रहे हैं। विस्तार या व्यापक रूप से देखना, किसी भी सवाल को विस्तार से करना, उसको व्यापक तरीके से देखना, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है। तर्क एवं तार्किक चिंतन, तर्क करना भी एक गणित में सिखाया जाता है, तो तर्क क्या एक पॉजिटिव वर्ड है। और तार्किक चिंतन, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। तो आपको ये समझ में आ गया, ये सभी क्या थे, हमारे पॉजिटिव वर्ड थे। यदि आपको
पूरी की पूरी लैंग्वेज याद नहीं है, पूरी की पूरी परिभाषा याद नहीं है, तो आप ओनली फॉर ये टैग वर्ड याद करके भी आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। तो पॉजिटिव टैग वर्ड को एक बार वापस देख लिए, फिर हम नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में देखते हैं। पॉजिटिव वर्ड कौन कौन सा है? आगमन विधि का प्रयोग, ये पॉजिटिव है। समावेशी कक्षा में वैकल्पिक साधनों का प्रयोग, ये भी पॉजिटिव है। विवेचनात्मक या सृजनात्मक चिंतन, ये भी पॉजिटिव है। प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। गणित कैसा विषय? तो अमूर्त विषय, ये भी पॉजिटिव है। तर्कात्मक कौशलों का विकास करना, गणित में कैसे कौशल का विकास किया जाता है? तर्कात्मक कौशलों का विकास करना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। गणितीय अवधारणाओं को समझना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। यदि इसमें से कोई भी आपको एग्जाम में सवाल में दिख जाए तो यदि पॉजिटिव वे में आंसर पूछा जाता है तो इनको राइट कर लेना। यदि नेगेटिव वे में पूछा जाता है तो नेगेटिव टैग वर्ड मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर गणितीय अवधारणाओं का प्रयोग, ये भी पॉजिटिव है। समस्या समाधान कौशलों का विकास, ये भी पॉजिटिव है। गणितीय पद्धति कैसी है? तो व्यवहारिक है। और नए नए अनुभव के द्वारा सीखना, ये भी पॉजिटिव है। सुव्यवस्थित तथा स्पष्ट करना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। अवधारणात्मक ज्ञान और समझ का विकास करना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। विषय वस्तु वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ना, यह भी पॉजिटिव वर्ड है। यदि पॉजिटिव वे में पूछा जाता है प्रश्न तो पॉजिटिव टैग वर्ड का आपको ढूंढना है। गणित कैसा है? रसीन विषय है। गणित में सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है और इसमें प्रयोग किया जाता है और बच्चों को प्रोत्साहन करना, यह भी पॉजिटिव है। विस्तार और व्यापक तरीके से सिखाना, यह भी पॉजिटिव है। और तर्क और तार्किक चिंतन, यह भी पॉजिटिव वर्ड है। अब देखिए नेगेटिव वर्ड, ये है हमारे नेगेटिव टैग वर्ड, मैथ के नेगेटिव टैग वर्ड। नेगेटिव टैग वर्ड कौन कौन से? जैसे केवल अभ्यास, यदि आपको कहीं भी केवल दिख जाए तो केवल क्या एक नेगेटिव वर्ड है। केवल जैसे ये मैथ की पेडालॉजी, यदि साइंस की पेडालॉजी देखो या फिर आप संस्कृत की देखो, इंग्लिश की देखो या कहीं हिंदी की पेडालॉजी भी देख लो, आपको कहीं भी केवल दिख जाए तो वो क्या एक नेगेटिव वर्ड है। केवल एक नेगेटिव, उनको सिर्फ केवल अभ्यास के द्वारा थोड़ी की सिखाया जाता है। केवल अभ्यास करना सही थोड़ा है, उनको प्रयोग करना भी तो सिखाया जाता है। तो केवल अभ्यास दिख गया तो नेगेटिव वर्ड है। गणित में मोटी मोटी पुस्तकें और बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ाना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। मोटी और बड़ी पुस्तकें ये कोई मायने थोड़ी रखती है, तो मोटी और बड़ी पुस्तकें ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार करना, क्या बच्चों को हम उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार करना ही हमारा उद्देश्य होता है? नहीं, हमारा बच्चों को उच्चतर, हम भविष्य के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, ना कि उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार करना। तो उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार करना, तो ये नेगेटिव वर्ड है। रैंक या ग्रेड देना, ये भी नेगेटिव है। केवल शिक्षक केंद्रित, जो हमारी शिक्षण पद्धति वो शिक्षक केंद्रित थोड़ी है, बाल केंद्रित है। तो केवल शिक्षक केंद्रित आ गया, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। देखो मैंने आपको बताया था कि कंठस्थ करना, रटना या याद करना, ये क्या है? ये नेगेटिव वर्ड है। बच्चों को कंठस्थ करना, रटना और या फिर याद करने के लिए हमें उनको उत्सुक नहीं करना चाहिए, हमें बच्चों को समझाना चाहिए। तो कंठस्थ करना, रटना और याद करना, ये नेगेटिव वर्ड है। तो आपको कंठस्थ करना तो उनको डायरेक्ट काट लेना। यदि पॉजिटिव वे में आपको पूछा जाता है प्रश्न और आपको कंठस्थ करना कहीं दिख गया तो उसको तुरंत गलत कर लेना। रटना भी ये गलत है, याद करना भी गलत है। जबकि इसकी जगह आ जाए समझना आ गया तो ये एक राइट वर्ड है, क्योंकि समझना क्या एक पॉजिटिव वर्ड है और कंठस्थ करना, रटना और याद करना नेगेटिव वर्ड है। कठोर, बच्चों को स्कूल में सिखाने के लिए कठोरता का पालन करना, मतलब बच्चों को तुरंत याद करने के लिए उनको बैठा लेना कि उनको तुरंत अभी इसी सवाल को याद करना है, तो ये कठोर अभ्यास करवाना, ये क्या एक नेगेटिव वर्ड है। लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। सटीकता, यह भी नेगेटिव वर्ड है। लैंगिक भेदभाव, हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है कक्षा में, तो लैंगिक भेदभाव आ गया, वो भी एक नेगेटिव वर्ड है। पाठ्य पुस्तक सरल और रंगीन होनी चाहिए, यह भी एक नेगेटिव वर्ड है। रोजगार के लिए बच्चों को तैयार करना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। हम बच्चों को उनके भविष्य के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई भी समस्या आ जाए तो वो समस्या का समाधान आसानी से कैसे कर पाए, तो इसलिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए हम बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं, ना कि रोजगार के लिए। तो रोजगार के लिए तैयार करना, ये नेगेटिव वर्ड है। व्यावसायिक शिक्षा देना, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। और परिभाषा, ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो यदि आपको ये टैग वर्ड याद है तो भी सवाल आपके, अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ये टैग वर्ड याद है तो टैग वर्ड याद करके भी आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। तो आपको ये टैग वर्ड याद होने चाहिए। अब हम सवाल करते हैं।
अब रीट में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो देखो सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। गणित की शिक्षा, देखो गणित की स्कूल में गणित की शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ध्येय का मतलब होता है उद्देश्य। तो गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गणित की शिक्षा हम बच्चों को क्यों देते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये देखिए, ज्यामितीय प्रमेयों और उनके उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, क्या ये इसका उद्देश्य है। बच्चों को ज्यामितीय प्रमेय सिखाया जाए और उनका प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, यह टीचर का उद्देश्य होता है क्या, गणित की शिक्षा देने का। या फिर बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ये टीचर का उद्देश्य होता है। या फिर विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, क्या हमें बच्चों को गणित को समझने में सहायता करनी चाहिए। या फिर उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है, ये देखिए, ये टिक करिए आप, कौन सा आंसर ये राइट है। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चों में ज्यामितीय प्रमेयों और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना, क्या उसका ये उद्देश्य होता है क्या ये ठीक आंसर है क्या, आपको किस तरह से लग रहा है, ये ठीक आंसर है या नहीं है। विद्यार्थियों, देखो बच्चों को की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, देखो विकास करना जहाँ भी आ जाए, बच्चों का विकास करना जहाँ भी आ जाए तो वो आपका राइट आंसर होगा। बच्चों का विकास करना, विकास से संबंधित प्रश्न आ जाए तो वो आपका राइट होगा। उनको गणित समझने में सहायता करना, गणित समझने में सहायता करना वो भी थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। और उनके देखो ज्यामितीय प्रमेय और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना, ये भी थोड़ा बहुत राइट हो सकता है, लेकिन ये इतना राइट नहीं है, ये भी इतना राइट नहीं है। सबसे बेहतर कौन सा है, देखो जो शिक्षा शास्त्र होती है उसमें लगभग लगता है कि सभी ऑप्शन है वो सभी राइट है, ऐसा लगता है। लेकिन क्या है कि आपको सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है ये आपको चॉइस करना है, सबसे बेहतर कौन सा होगा। अब यहाँ पे तो लगने को तो ये चारों राइट है ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी विकसित आ रहा है, यहाँ पे सहायता आ रहा है, यहाँ पे विकास आ रहा है और यहाँ पे उनका सृजन करना आ रहा है, लग रहा है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चारों के चार ऑप्शन राइट है, लेकिन चारों ऑप्शन राइट नहीं है। आपको ये देखना है कि सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है। सबसे बेहतर ऑप्शन यह है कि बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, यह सबसे बेहतर ऑप्शन है, तो यह इसका राइट आंसर होगा। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय कौन सा है, तो बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, यह उनका मुख्य उद्देश्य, गणित की प्रतिभाओं का विकास करना उनका मुख्य उद्देश्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, किसने कहा है। गणित है वो विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, यह किसने कहा है, यंग ने कहा है क्या, या रोजर बेकन ने कहा है, या फ्रोबेल ने कहा है, या अरस्तु ने कहा है, ये किसने कहा है। गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, किसने कहा है, तो ये कहा है गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, ये रोजर बेकन ने कहा है। ये किसने कहा है, तो रोजर बेकन ने कहा है। गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, किसने कहा है, तो रोजर बेकन ने कहा है, रोजर बेकन ने कहा है। अब नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, यदि यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे की निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। वह इंगित नहीं, अंतर स्थापित नहीं करता। देखो यदि किसी बच्चे ने संख्या को देखा और किसी चिन्हों को देखा, सिक्के देखे या फिर घड़ी की सुइयाँ देखी, लेकिन वो उसमें अंतर नहीं कर पा रहा है, तो वह अंतर नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे के किस क्षेत्र में उसकी समस्या है। अगर हमने घड़ी को देखा और या फिर सिक्कों को देखा या फिर घड़ी की सुई को देखा या फिर चिन्हों को देखा, उसमें हम अंतर नहीं करना जानते हैं, तो अंतर नहीं करना जानते तो वो उसके किस प्रक्षेत्र में समस्या है। क्या उसकी भाषा में समस्या है, भाषा तो वो बोलेगा तब वो देखो बोलने में समस्या आती है, या फिर सुनने में समस्या आती है, या फिर प्रक्रिया स्मृति में कोई समस्या, या फिर दृश्य प्रक्रमण में समस्या है। तो वो बच्चा है वो देख के फिर अंतर नहीं कर पा रहा है, तो देखकर अंतर नहीं कर पाना तो वो दृश्य प्रक्रमण में समस्या है। देखकर अंतर नहीं कर पा रहा है तो दृश्य प्रक्रमण में उसकी समस्या है। तो इस सवाल को वापस देखिए,
सवाल क्या बोल रहा था? सवाल बोल रहा था कि प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा है, वो संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। बच्चे ने किसी चीज़ को देखा, जैसे बच्चे ने सिक्कों को देखा और फिर घड़ी को देखा, तो वह सिक्के और घड़ी में अंतर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सिक्का भी तो गोल होता है और छोटी घड़ी है, जैसे हाथ में बांधने वाली घड़ी है, दोनों तरफ से पट्टा निकाल दिया जाता है, तो वो घड़ी है वो भी तो गोल होती है, सिक्का भी गोल होता है, तो वो उसमें अंतर नहीं कर पा रहा है, सिक्के में भी और घड़ी में अंतर नहीं कर पा रहा है। तो अंतर नहीं, देख कर भी अंतर नहीं कर पा रहा है, तो देख कर अंतर नहीं कर पा रहा है, तो उसकी किस प्रक्षेत्र में समस्या है? तो दृश्य प्रक्रमण में समस्या है। किस में समस्या है? तो दृश्य प्रक्रमण में समस्या है। देख कर अंतर नहीं कर पाना है किसी चीज़ को। जैसे मैंने एक सिक्के को 10 रुपये का सिक्का रख लिया या और एक घड़ी रख ली, तो यहाँ पे बच्चा यहाँ पे ये समझ नहीं पा रहा है कि इसमें घड़ी कौन सी है और सिक्का कौन सा है। दोनों को या तो वो बच्चा सिक्का समझ रहा है या फिर दोनों को घड़ी समझ रहा है, तो वो अंतर नहीं कर पा रहा है। तो देखकर अंतर नहीं कर पाना, तो वो दृश्य प्रक्रमण की समस्या है। किसकी समस्या है? दृश्य प्रक्रमण की समस्या है। अब आगे देखिए, हस्तपरख प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। 5 तरीके हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पे हमें दे रखा है गणितीय शब्द भंडार, क्या ये ऑप्शन राइट होगा? गणितीय चिंतन एवं विचार, ये ऑप्शन राइट होगा? या फिर ज्यामितीय प्रमाण, ये ऑप्शन राइट होगा? या गणित की पाठ्यचर्या, ये ऑप्शन राइट होगा? कौन सा ऑप्शन राइट है? ये कौन सा ऑप्शन राइट है? ये देखिए, हस्तपरख प्रतिमान, जैसे हाथ से किसी वस्तु को परखना, हाथ से किसी वस्तु को हमें परखना। हस्तपरख, देखो आप प्रश्न से ये समझ सकते हो। हस्तपरख, हस्त का मतलब हाथ और परख मिस ये परखना मतलब जानना। तो हस्तपरख प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके द्वारा वो दर्शा सकता है? जैसे गणितीय शब्द भंडार, ये ऑप्शन राइट होगा? या गणितीय चिंतन एवं विचार, प्रमाण या पाठ्यचर्या? देखो ये पाठ्यचर्या वो ज़्यादा ठीक आंसर नहीं है, प्रमाण भी ठीक आंसर नहीं है, उसका भंडार भी ठीक आंसर नहीं है, लेकिन चिंतन करना और विचार करना, गणितीय चिंतन जो गणित के दृष्टिकोण से किसी वस्तु को देखना, या फिर मतलब जैसे प्रतीक चिन्ह है उनको गणितीय चिंतन, गणितीय विचार उत्पन्न करना, ये क्या है? एक गणितीय चिंतन एवं विचार, ये सही आंसर है। तो गणितीय चिंतन एवं विचार ये इसका राइट आंसर आ गया। तो हस्तपरख प्रतिमान, चित्र, प्रतीक और मौखिक लिखित भाषा को वास्तविक संसार की स्थितियां और संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके, ये कौन सा उत्तर राइट है? तो गणितीय चिंतन एवं विचार, ये उसका राइट आंसर है। जबकि उसका भंडार करना, गणितीय भंडार, क्या ये राइट आंसर है? ये तो बिल्कुल गलत है। प्रमाण, ये राइट आंसर, ज्यामितीय प्रमाण राइट आंसर हो सकता है, लेकिन ये भी थोड़ा ठीक नहीं है, हमें बेहतर ऑप्शन ढूंढना है। पाठ्यचर्या भी ठीक नहीं है। सही ऑप्शन कौन सा है? तो चिंतन करना और विचार करना, गणित के दृष्टिकोण से देखना, तो गणितीय विचार करना और गणितीय चिंतन करना, ये क्या है? ये इसका राइट आंसर है। तो गणितीय चिंतन एवं विचार इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है? अब यहाँ पे कौन सा नेगेटिव वर्ड पूछा गया है? तो गणित की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो गणित एक अस्पष्ट रूप में ज्ञान की प्रस्तुति करती है, अस्पष्ट रूप में ज्ञान की प्रस्तुति करती है। ये क्या, ये राइट आंसर क्या है? गणित अस्पष्ट रूप में ज्ञान की प्रकृति प्रस्तुत करती है। गणित है वो अस्पष्ट विषय है। गणित कैसा विषय? अस्पष्ट विषय है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? अस्पष्ट दे रखा है। तो हमें क्या, ये तो गलत ऑप्शन हो गया। ये तो क्या, अस्पष्ट, गणित अस्पष्ट थोड़ा है, गणित तो अस्पष्ट विषय, तो ये तो अस्पष्ट दे रखा है, तो ये गलत आंसर हो गया। गणित एक बौद्धिक एवं तार्किक विषय है, ये तो राइट है। गणित क्या है? एक बौद्धिक एवं तार्किक विषय है, ये राइट ऑप्शन है। गणित बालकों के मानसिक परीक्षण के विकास में सहायता करता है, बालकों के मानसिक परीक्षण के विकास में सहायता करता है, ये भी राइट आंसर है। विकास में सहायता करना, उपरोक्त सभी
अब यहाँ पे पूछा था कि प्रकृति के संबंध में कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है, गलत कौन सा है वो और हमें राइट करना है। तो गलत तो यही है, तो ये इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने नेगेटिव वे में पूछा है, प्रश्न को नेगेटिव वे में पूछा है। उसने पूछा है कि कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है, यहाँ पे नहीं है ये, तो नेगेटिव वे में। तो गणित कैसा विषय है? तो गणित तो अस्पष्ट विषय है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? गणित एक अस्पष्ट रूप में ज्ञान की प्रस्तुति करती है। तो गणित तो अस्पष्ट विषय है, जबकि यहाँ पे दे रखा है अस्पष्ट। तो अस्पष्ट कौन सा? गलत हो गया। और यहाँ पे हमें क्या गलत ही पूछा था, तो गलत इसका राइट आंसर हो गया। और राइट कौन सा? गणित एक बौद्धिक एवं तार्किक विषय है, ये तो राइट है। अगर पॉजिटिव वे में पूछा जाता तो ये राइट होता। मानसिक परीक्षण के विकास में सहायता करता है, ये भी राइट आंसर है। यदि पूछा होता कि सही वे में पूछा होता तो ये दोनों राइट आंसर होते, ये दोनों राइट आंसर होते। लेकिन पूछा क्या? नेगेटिव वे में पूछा है, तो नेगेटिव वे में ये आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है, यहाँ परिभाषा दी है। गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है, यहाँ परिभाषा दी है। किसने दी है? गणित कैसी एक अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है, अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। जैसे हमने किसी अमूर्त किसे कहते हैं? देखो, मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखती है वो तो मूर्त हो गई। अमूर्त का मतलब जैसे हमने किसी बच्चों को बोल दिया कि यदि एक बच्चे के पास 4 टॉफियाँ है और दूसरे के बच्चे के पास 4 टॉफियाँ है, तो दोनों के मिलाकर टोटल कितनी टॉफियाँ हो गई? तो 8 टॉफियाँ हो गई। तो ये टॉफियाँ तो हमारे पास अमूर्त है, हमारे पास अभी टॉफियाँ है थोड़ी, हमारे पास टॉफियाँ है थोड़ी। लेकिन हमने बच्चों को पूछ लिया कि एक बच्चे रमेश के पास 4 टॉफियाँ है, रमेश के पास 4 टॉफियाँ है और सुरेश के पास भी 4 टॉफियाँ है, तो वो बताओ दोनों के पास मिलाकर कितनी टॉफियाँ हो गई? तो 8 टॉफियाँ हो गई। कितनी टॉफियाँ हो गई? तो 8 टॉफियाँ हो गई। तो ये क्या है? ये अमूर्त है, हमारे पास अभी टॉफियाँ है नहीं, लेकिन हम बच्चों को एग्जाम्पल से समझा रहे कि रमेश के पास 4 टॉफियाँ है और सुरेश के पास 4 टॉफियाँ है, तो दोनों के पास मिलाकर टोटल कितनी टॉफियाँ हुई? तो 8 टॉफियाँ हुई। तो ये गणित क्या हो गई? ये अमूर्त व्यवस्था हो गई। ये कौन सी व्यवस्था? अमूर्त। हमारे पास टॉफियाँ है नहीं, इसलिए ये अमूर्त। यदि कोई चीज़ हमें सामने दिखती है तो उसे तो हम मूर्त बोलते हैं, लेकिन सामने हमारे पास वस्तु नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अमूर्त बोलते हैं। तो गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है, यहाँ परिभाषा दी है। किसने दी है? बेल ने दी है क्या, या कांट ने दी है, या मार्शल एच स्टोन ने दी है, या बेकन ने दी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है, यहाँ परिभाषा दी है। बेल ने दी है, या कांट ने दी है, मार्शल एच स्टोन ने दी है, या बेकन ने दी है? तो इसका राइट आंसर है मार्शल एच स्टोन ने दी है। यह परिभाषा किसने दी है? तो मार्शल एच स्टोन ने दी है। तो ये इसका राइट आंसर है, मार्शल एच स्टोन, ये इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता का विकास है, यह परिभाषा दी है। व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता का विकास है, यहाँ परिभाषा दी है। किसने दी है? यहाँ पे दे रखा है कि व्यापक महत्व। व्यापक देखो, संकीर्ण और व्यापक एक बड़े स्तर का, महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता का विकास है, यह परिभाषा दी है। किसने दी है? बेल ने दी है, कांट ने दी है, मार्शल एच स्टोन ने दी है, या व्हाइट हेड ने दी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेल ने दी है, कांट ने दी है, मार्शल एच स्टोन ने दी है, या व्हाइट हेड ने? देखो, औपचारिक और निगमनात्मक, इसको इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। जैसे गणित में ये व्यापक जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या औपचारिक बातें करते हैं और निगमनात्मक बातें करते हैं, ये कौन सा है? ये व्हाइट हेड, मतलब जिसका सिर वाइट हो। देखो, एक लॉजिक आप कई आप लॉजिक भी लगा सकते हो। जिसका हेड मीन्स क्या होता है? सिर वाइट किसका होता है? बूढ़े आदमी का होता है। बूढ़ा आदमी कैसी बातें करता है? औपचारिक बातें करता है। तो जहाँ आपको औपचारिक दिख जाए तो वो वहाँ व्हाइट हेड आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से देखो, कई आप लॉजिक भी लगा सकते हो।
वाइट हेड का मतलब क्या होता है? हेड का मतलब क्या होता है? हेड का मतलब तो सिर होता है, और वाइट का मतलब क्या होता है? सफ़ेद, सफ़ेद। तो सफ़ेद सिर किसका होता है? तो बूढ़े आदमी का। देखो वाइट का मतलब सफ़ेद होता है, हेड का मतलब सिर होता है। तो सफ़ेद सिर किसका होता है? तो बूढ़े आदमी का होता है। किसका आदमी का होता है? बूढ़े आदमी का होता है। बूढ़ा आदमी कैसी बातें करता है? औपचारिक बातें करता है और निगमनात्मक बातें करता है। तो जहाँ औपचारिक दिख जाए और निगमनात्मक दिख जाए तो वहाँ आपको कौन सा आंसर राइट करना है? वाइट हेड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। तो हमें सवाल क्या पूछा था? व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक, निगमनात्मक, तार्किक योग्यता, तर्क करने की। देखो तर्क में देखो तर्क करना, देखो बड़ी बड़ी औपचारिक बातें करना, निगमनात्मक बातें करना, ऐसा कौन करता है? बूढ़ा आदमी करता है। तो बूढ़ा आदमी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइट हेड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? वाइट हेड। तो वाइट हेड इसका आंसर आ गया। तो ये ऐसे इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। अब आगे देखिए, गणित के अंतर्गत साइकोमोटर गतिविधियां से संबंधित है। साइकोमोटर गतिविधियां से संबंधित है। इसमें देखिए, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? देखो मैंने आपको अभी मैंने आपको टैग वर्ड बताया। टैग वर्ड में आपको क्या बताया था? जहां आपको केवल दिख जाए तो वो गलत होगा। तो केवल कौन सा? यहाँ पे भी केवल है, और यहाँ पे भी केवल है, और यहाँ पे भी केवल है। तो सिर्फ ए राइट करोगे तो भी गलत हो जाएगा, बी राइट करोगे तो भी गलत हो जाएगा, और सी राइट करोगे तो भी गलत हो जाएगा। लेकिन मॉडल निर्माण, रेखांकन और प्रकलन ये तीनों राइट है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तो हमने ये टेक वर्ड से किया। तो हमने क्या देखा था? जहाँ केवल आ गया तो केवल क्या? एक नेगेटिव टेक वर्ड है। मैंने आपको टेक वर्ड का पहले इसलिए बताए थे, कई ऐसे सवाल होते हैं वो टेक वर्ड से हो जाते हैं। देखो केवल अभ्यास करना, देखो केवल नेगेटिव वर्ड है, केवल नेगेटिव वर्ड है। ये मैंने नेगेटिव वर्ड लिखवाए थे। तो ये केवल नेगेटिव वर्ड है, केवल नेगेटिव वर्ड है। तो यदि आपने किसी एक पे टिक कर लिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था कि गणित के अंतर्गत साइकोमोटर गतिविधियाँ से संबंधित है। तो साइकोमोटर गतिविधियाँ किससे संबंधित है? केवल मॉडल से संबंधित है। देखो केवल शब्द आ गया तो केवल हमेशा किसी एक वस्तु की बात करता है। केवल का मतलब क्या होता है? किसी एक वस्तु की बात करना। तो केवल मॉडल निर्माण, तो मॉडल किसी एक वस्तु की बात की जा रही है। केवल रेखांकन, तो मॉडल को छोड़कर रेखांकन की बात की जा रही है। तो केवल रेखांकन की बात की जा रही है। और केवल प्रकलन, ओनली फॉर प्रकलन की बात की जा रही है। लेकिन ऐसा थोड़ी है, साइकोमोटर को मतलब कई प्रकार की गतिविधियों से हम संबंधित कर सकते हैं। जैसे मॉडल मेकिंग से संबंधित कर सकते हैं, ड्राइंग से संबंधित कर सकते हैं, मैनिपुलेटिंग से संबंधित कर सकते हैं। तो ये तीनों इसके राइट आंसर हो गया। तो केवल किसी एक पे राइट कर लिया तो वो गलत हो जाएगा। तो ये तीनों इसके राइट आंसर है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। तो ये आपको समझ में आ गया। गणित के अंतर्गत साइकोमोटर गतिविधियां किससे संबंधित है? तो मॉडल निर्माण से भी संबंधित है, रेखांकन से भी संबंधित है, और प्रकलन से भी संबंधित है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करे, कहा गया है। गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करे, ये किसने कहा है? गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करे, ये किसने कहा है? थेल्स ने कहा है, पाइथागोरस ने कहा है, या एनसीड ने कहा है, या प्लेटो ने कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो हो जाएगा। इसका राइट आंसर है प्लेटो। गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करे, ऐसा कहने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो प्लेटो थे। ऐसा कहने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो प्लेटो। तो प्लेटो इसका राइट आंसर आ गया। अब आगे देखिए, गणित विज्ञानों की रानी। देखो ऐसे सवाल तो बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई फैक्ट नहीं है। लेकिन ये सिलेबस में ये भी सवाल था, तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। जबकि ऐसा कोई ये तो कोई फैक्ट नहीं है। एग्जाम में, रीट के एग्जाम में अधिकतर फैक्ट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो फिर भी ये देख लो, जैसे यदि आपको ध्यान में तो होना चाहिए, यदि पूछ लिया तो ये आंसर भी आना चाहिए। गणित विज्ञानों की रानी और संख्या सिद्धांत नंबर थ्योरी गणित की रानी है। गणित क्या है? विज्ञानों की रानी। देखो विज्ञान के देखो गणित के बिना विज्ञान अधूरी है, ये समझ सकते हो। और गणित है वो संख्याओं के बिना अधूरी है। गणित विज्ञानों की रानी और संख्या सिद्धांत नंबर थ्योरी गणित की रानी है। यहाँ किसके द्वारा कहा गया? तो यह किसके द्वारा कहा गया? गॉस के द्वारा कहा गया,
या फिशर के द्वारा कहा गया, बेल के द्वारा कहा गया, या बर्नार्ड थॉमस के द्वारा कहा गया? तो ये किसने कहा है? गणित है वो विज्ञानों की रानी, गणित विज्ञान की रानी, मतलब गणित के बिना विज्ञान अधूरी है और संख्या के बिना गणित अधूरी है। ये किसने कहा है? घोष ने कहा है, बेल ने कहा है, फिशर ने कहा है, या फिर बर्नार्ड थॉमस ने कहा है? तो ऐसे कहने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ऐसा कहने वाला वैज्ञानिक घोष था। ऐसा कहने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ऐसा कहने वाला वैज्ञानिक घोष था। तो ये आपको याद होना चाहिए, गणित विज्ञानों की रानी और संख्या सिद्धांत गणित की रानी है। यह कहने वाला कौन था? तो घोष था। अब आगे देखिए, गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब हमें नेगेटिव वे में प्रश्नों को पूछा गया है। नेगेटिव वे में हमें प्रश्नों को पूछा गया है कि क्या पूछा है? गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ निगमनात्मक विज्ञान है, तो गणित कैसा विज्ञान है? गणित कैसा विज्ञान है? तो गणित आगमनात्मक विज्ञान है। मैंने अभी आपको बताया, मैंने अभी आपको टैग वर्ड बताए थे। टैग वर्ड क्या बताया था? देखो आगमन, देखो आपको ये टैग वर्ड याद होने चाहिए। टैग वर्ड आपको अगर परिभाषा याद नहीं है तो टैग वर्ड आपको प्रश्न राइट करवाने में काफ़ी बहुत सहायता करेगा। गणित कैसा विज्ञान है? तो आगमन, तो आगमन विधि का प्रयोग, या फिर गणित में कहीं भी आगमन दिख जाए तो वो आपका राइट आंसर होगा। तो आगमन विधि का प्रयोग ये आपका राइट है। तो आपको सभी पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड आप याद कर लेना। ये देखो, ये मैथ के सभी टैग वर्ड है। पॉजिटिव टैग वर्ड के इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और एक पेज पे उतार लेना। ये स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर ये नेगेटिव जो वर्ड है टैग वर्ड, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये नेगेटिव वर्ड है मैथमेटिक्स के। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था? गणित कैसा है? गणित आगमन विधि का प्रयोग। आगमन विधि का प्रयोग, ये तो पॉजिटिव है, ये कैसा है? पॉजिटिव वर्ड है। गणित की में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हमें सवाल क्या पूछा गया है? हमें सवाल पूछा गया है, गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो गणित तो आगमन, गणित में तो आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे निगमन है, तो यह निगमनात्मक विज्ञान है। तो कौन सा सही नहीं है? तो यही सही नहीं है, यही गलत आंसर है। तो हमें क्या पूछा था? नहीं। तो नहीं का मतलब नहीं वाला राइट आंसर होगा। तो इसके लिए कौन सा आंसर राइट है? ये आंसर राइट है, ये आंसर राइट है। अब देखो आगे देखो, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, तो ये तो राइट आंसर है, ये तो बिल्कुल राइट है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, ये राइट है। गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ये भी तो राइट है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। अब ये तीन तो राइट है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, ये राइट है। गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ये भी राइट है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित एवं यथार्थ शाखा है, ये भी राइट है। लेकिन हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है यदि पूछा होता यह आगमनात्मक विज्ञान है, ये होता तो राइट होता, लेकिन यहाँ पे पूछा निगमनात्मक विज्ञान, तो निगमनात्मक विज्ञान ये गलत हो जाएगा। और हमें क्या नहीं वाला ही पूछा था, तो कौन सा सही नहीं? ये सही नहीं है। और यदि इसकी जगह होता आगमनात्मक, यदि इसकी जगह होता आगमनात्मक, तो आगमनात्मक होता तो ये राइट हो जाता, क्योंकि गणित कैसा विज्ञान है? तो गणित आगमनात्मक विज्ञान है, तो इसकी जगह आगमनात्मक होता तो राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा यह निगमनात्मक विज्ञान है, तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पे गलत ही पूछा था, तो ये गलत इसका राइट आंसर हो गया। अब आगे देखिए, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है, किस स्तर का? वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। वॉन हेले किस तरह के विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं? वॉन हेले किस तरह की अवस्थाओं का संकेत करते हैं? क्या स्थानीय मान का संकेत करते हैं, या फिर ज्यामितीय चिंतन का संकेत करते हैं, या भिन्न का संकेत करते हैं, या फिर संख्या की संकल्पना का संकेत करते हैं? तो जो वॉन हेले है वो ज्यामितीय चिंतन का संकेत करते हैं, तो ज्यामितीय चिंतन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है, तो वह ज्यामितीय चिंतन है। तो वॉन हेले किस तरह की अवस्थाओं का संकेत करते हैं, तो ज्यामितीय चिंतन का संकेत करते हैं। तो ज्यामितीय चिंतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या बोल रहा है। आगे प्रश्न है पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। तो माप के संबंध में हमें पहचानना है कि देखो प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझना है। यदि आप शिक्षा शास्त्र में प्रश्न को ध्यानपूर्वक नहीं समझते हो तो आप बेहतर आंसर कौन सा है यह समझने में आप समय भी लगा सकते हो और वहाँ पे आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। तो आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण के से पहले आती है। तो जो आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। जो आयतन की समझ है वो द्रव्यमान से पहले आ जाती है क्या? नहीं, ये गलत है। किसी बच्चे में आयतन की समझ है वो द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है क्या? नहीं, ये गलत आंसर है। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण की समझ से पहले आती है क्या? संख्याओं की समझ पहले आती है या फिर भार की समझ पहले आती है? देखो भार की और संख्या की, तो देखो संख्याओं को भी तो बच्चा जल्दी से समझ नहीं पाता है और भार को देखो, भार तो और भी ठीक है लेकिन संख्याओं को और भी तो समझ नहीं पाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है क्या? लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है क्या? संख्याओं के संरक्षण और लंबाई की पहले थोड़ी आ जाती है, ये गलत है। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है क्या? देखो आयतन तो बच्चा धीरे से समझता है लेकिन भार तो वो समझ जाता है। यदि बच्चे को कोई भी भारी चीज़ पकड़ा दी जाती है तो बच्चों को पता चल जाता है कि इसका भार ज़्यादा है, तो वो तो पता चल जाता है कि भारी है, मतलब वो बोझ है, तो बोझ है वो तो आप बच्चों को पता चल जाता है। तो आयतन से पहले तो उसको भार की समझ आ जाती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, आगे देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? गणित में प्रश्न हल करने का कौन सा कौशल है, ये हमें पूछा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। तो कौन सा है? चित्रांकन करना, पीछे से हल करना या देखो रटना क्या है? रटना नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड ये कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या, मैंने आपको क्या टेक वर्ड मैंने पहले आपको इसलिए बताया, जहाँ रटना आ गया तो तुरंत काट लो। जहाँ पे आ गया है कि प्रतिरूप देखना, चर का प्रयोग, विवेचन, ये तो ठीक है। देखो कंठस्थ करना आ गया तो ये भी नेगेटिव वर्ड है। और चित्रांकन, यहाँ पे भी कंठस्थ करना आ गया तो कंठस्थ करना नेगेटिव वर्ड है। तो मैंने आपको पहले टेक वर्ड बताए, नेगेटिव टेक वर्ड भी बताए और पॉजिटिव टेक वर्ड भी मैंने आपको बता दिया। देखो विवेचना करना और प्रतिरूप देखना, विवेचना करना, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल देखो, ये सवाल है, देखो इसमें आज के जो सवाल थे लगभग 1-2 सवाल ऐसे थे जो डायरेक्ट टेक वर्ड से हो गए, मुझे देखना भी नहीं पड़ा। देखो यहाँ पे रट लेना, तो रटना नेगेटिव वर्ड है। और कंठस्थ करना भी नेगेटिव वर्ड है। कंठस्थ करना नेगेटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड विवेचना करना, ये पॉजिटिव वर्ड है। तो हमें सवाल पूछा था कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। प्रश्न हल करने का कौन सा कौशल है, हमें पॉजिटिव वर्ड में आंसर पूछा था। तो रटना तो नेगेटिव हो गया, कंठस्थ करना भी नेगेटिव हो गया, कंठस्थ करना भी नेगेटिव हो गया, लेकिन विवेचना करना पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वे में पूछा था, तो पॉजिटिव इसका ये आंसर हो गया। तो इस तरह से मैंने आज आपको टेक वर्ड, मैथमेटिक्स के पॉजिटिव टेक वर्ड भी बता दिए और नेगेटिव टेक वर्ड भी बता दिए। तो आप आज क्या करोगे, पॉजिटिव टेक वर्ड और नेगेटिव टेक वर्ड को याद कर लेना। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।